रूस यूक्रेन की जंग को 3 महीने का वक्त बीतने वाला है और उस बीच यूक्रेन की फौज ने खार्किव में रूसी सेना पर किए गए हमले का अब एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों से गिरी हुई दिखाई दी और यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि उसने इस हमले के लिए वहां एक बड़े इलाके में लैंडमाइन बिछाई और उनमें एक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर रूस की सेना की बख्तरबंद गाड़ी बुरी तरह तहस नहस हो गई। धमाके के बाद उसमें भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया उसमें उसकी सेना के कई जवान हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना का एक जवान दूरबीन की मदद से दुश्मन की लोकेशन का पता करता नजर आया, जबकि वहीं पास में ही दूसरे कई सैनिक गड्ढे खोदकर लैंडमाइन बिछाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां एक एक करके कई लैंडमाइन बिछा दी और जैसे ही रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ी एक बारूदी सुरंग की चपेट में आई, उसमें धमाके के साथ आग लग गई। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। इस बीच खबर है कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकता है। यह दावा अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी की तरफ से किया गया, जिसका मतलब यह कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से पाकिस्तान घबरा गया है और उसे इस बात का डर है कि अगर जंग छिड़ी तो वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी जनरल स्कॉट बेरियर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान इस बात से घबरा रहा है कि पीओके को हासिल करने के लिए भारत उस पर कहीं हमला न कर दे और अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये भी दावा है कि भारत हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को भी विकसित करने में जुटा है, जिससे पाकिस्तान परेशान है और इसी वजह से वो भारत के सामने खुद को खड़ा करने के लिए अपने परमाणु हथियारों की क्षमता बढ़ाने के साथ उन्हें आधुनिक बनाने में जुट गया है। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उससे कहीं आगे हैं। परमाणु हथियारों पर रिसर्च करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 6 नए परमाणु हथियार बनाने के बाद भारत के पास अब करीब 156 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास इन विनाशक हथियारों की संख्या 165 है, जो भारत के मुकाबले 9 ज्यादा है। वहीं चीन के पास 350 न्यूक्लियर हथियार हैं, जो भारत और पाकिस्तान से दुगने से भी ज्यादा हैं। लेकिन इस लिस्ट में रूस सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके पास करीब 6000 परमाणु हथियार हैं। तो वहीं सुपर पावर अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियारों की संख्या करीब 5500 है। और यूक्रेन को अमेरिकी मदद लगातार जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को करीब 774 करोड़ की सैन्य मदद दी है, जिसमें 18 होवित्जर तोप और 18 सैन्य सामरिक वाहन, 3 रडार और अन्य सैन्य सहायता दी गई है। तो लगातार अमेरिका की ओर से ये सहायताएं दी जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन पश्चिमी देशों से आग्रह कर चुका है कि उसको हथियारों की जरूरत है ताकि वो लगातार रूस के सामने डटा रहे। तो ऐसे में सैन्य सहायता यहाँ पर 18 होवित्जर तोप और 18 सैन्य वाहन अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दिए गए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैन्य सहायता देने के लिए अमेरिका का आभार भी प्रकट किया। Незламні народи найсміливішої країни. Усі наші захисники і захисниці. Сьогоднішній вже 85-й день нашої оборони точно запам'ятається. Я вдячний Сполученим Штатам за схвалення нового пакету підтримки України і демократії в нашому регіоні обсягом у $40 мільярдів. यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना के ठिकानों पर उसके मोर्टार हमला करते दिखे। ये वीडियो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का बताया गया, जहां ज़ेलेंस्की की सेना के कुछ जवान झाड़ियों में छिपकर मोर्टार से रूसी ठिकाने पर फायरिंग करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के सैनिक पहले अपने कमांडर के आदेश पर पोजीशन लेते दिखे और फिर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जिस जगह यह हमला हुआ वहां भारी मात्रा में जमीन पर गोले भी दिखे, जिनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के ठिकानों पर लगातार गोलाबारी की, जबकि एक सैनिक अलर्ट होकर दूरबीन से रूस के ठिकानों पर निगरानी करता देखा गया। रूस के ठिकानों पर दूरबीन से नजर रखने वाला यह सैनिक पूर्व अमेरिकी जवान बताया गया, जो पहले इराक में तैनात था और अब यूक्रेन की सेना में शामिल हो गया। और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 M113 बख्तरबंद गाड़ियों की मदद का ऐलान किया है। साथ ही 20 बुशमास्टर सैन्य वाहन भी मदद के लिए दिए जाएंगे। इन सैन्य वाहनों की लागत करीब 471 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने मेडिकल सहायता भी दी है। सिद्धू को 1 साल की सजा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1987 के रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने के बाद राहुल गांधी पर हमला किया और आरोप लगाया कि उन्होंने गुजरात के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। चिंतन तो छोड़ो, चिंता करनी पड़ेगी।
जापान दौरे में क्वाड समिट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच अलग से भी बैठक होगी। और खार्किव से भले ही रूसी सेना चली गई हो, लेकिन मिसाइल हमले अब भी लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से खार्किव मलबे में तब्दील दिख रहा है। रूसी बमबारी में खार्किव स्थित वाटर हीटिंग स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस हमले के बाद हर तरफ मलबा और धुएं का गुबार नजर आया। यूक्रेन की दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव में अब केवल ध्वस्त मकानों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने खार्किव से रूसी सेना को भगाने का दावा किया था। यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार दिख रहा चीन क्वाड से घबरा गया। 4 देशों का यह ग्रुप इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी मनमानी रोकने के लिए बनाया गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्वाड का हिस्सा हैं। और मौजूदा हालात में क्वाड के चारों देशों से चीन की नहीं बन रही, लेकिन जिस देश की क्वाड में मौजूदगी से चीन सबसे ज्यादा परेशान है वो है भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो वक्त आने पर अपनी कूटनीति से चीन को नानी याद दिला सकता है। मतलब बिना युद्ध लड़े भारत चीन को चारों खाने चित कर सकता है। और यही है चीन की टेंशन की वजह, क्योंकि उसे पता है कि अगर अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ी तो उसके लिए खतरे की बात है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद चीन और अमेरिका वैसे ही लड़ रहे हैं और अगर भारत और अमेरिका साथ आ गए तो चीन कहीं का नहीं रहेगा। अमेरिका में बाइडेन का शासन आने के बाद क्वाड के काम में तेजी आई है। 24 मई को टोक्यो में होने वाला शिखर सम्मेलन उनके कार्यकाल में होने वाला क्वाड का तीसरा शिखर सम्मेलन है, जिसमें शामिल होने के लिए बाइडेन खुद टोक्यो पहुंचेंगे। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री भी इसका हिस्सा बनेंगे। रूस और चीन की दोस्ती अमेरिका को पसंद नहीं, वो बार बार चीन को रूस से दूरी बनाने के लिए बोल चुका है। लेकिन चीन ने अपने बयानों और काम दोनों से उसे बता दिया कि वो रूस के साथ खड़ा है। चीन की दलील है कि अमेरिका इसी वजह से एशिया में चीन के खिलाफ चालें चल रहा है और क्वाड उसी का एक हिस्सा है। यही नहीं, चीन का मानना है कि भारत से अमेरिका की नजदीकी की एक बड़ी वजह भी वही है, जिसके लिए उसने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया कि भारत और रूस दोस्त हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ये समझ चुका है कि भारत और रूस का सालों पुराना रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। लेकिन वो चीन और रूस की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसकी एक बड़ी वजह है दोनों देशों का रूस से रिश्ता निभाने का तरीका। क्योंकि भारत दूसरे देशों से दोस्ती तो निभाता है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया है कि वो वही करेगा जो उसके देश के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मतलब ये कि भारत अपना हर फैसला अपने हिसाब से लेता है, किसी और के दबाव में नहीं। और ये बात अमेरिका भी समझ चुका है कि वो भारत को डरा धमकाकर कुछ नहीं करवा सकता, जबकि चीन को इस बात की चिंता है कि अगर भारत महाशक्तियों से रिश्ते बनाकर रखेगा तो उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, जो चीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात में भारत से ना अमेरिका नाराज है न रूस, जबकि दोनों देशों की दुश्मनी ने करीब करीब पूरी दुनिया को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत भविष्य की महाशक्ति है, जिससे इस समय की दोनों महाशक्तियों के अच्छे संबंध हैं। शी जिनपिंग को यही बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने भारत की सदस्यता वाले क्वाड को एशियाई नेटो तक बुलाना शुरू कर दिया। मतलब चीन कह रहा है कि जैसे यूरोप में नेटो है, वैसे ही एशिया में क्वाड, जो चीन के इर्द गिर्द जाल बुन रहा है। क्वाड में शामिल देश चीन के इस डर को सही भी साबित कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2017 के बाद कई बैठकें तो की ही, साझा युद्ध अभ्यास भी किया। पिछले साल इंडो पैसिफिक रीजन में चारों देशों की नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देशों के युद्धपोत समंदर में उतरे थे और उन्होंने चीन को अपना दम दिखाया था। और उसे यह बता दिया था कि वो समंदर के इस इलाके में चीन को मनमानी नहीं करने देंगे। शुरू में जब क्वाड बना था तब चीन ने उसे हल्के में लिया था और यह तक कह दिया था कि क्वाड समंदर के झाग की तरह है। 2017 में जब क्वाड बना था तब उसका मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करना, क्योंकि समंदर के इस इलाके में चीन मनमर्जी करना चाहता है। वो कभी ताइवान की सीमा में अपने जंगी जहाज भेज देता है, तो कभी भारत को परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है, जिसे रोकने के लिए भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हाथ मिलाया और क्वाड बनाया। चीन ने भले ही शुरुआत में इसे हल्के में लिया, लेकिन समय के साथ उसे समझ आ गया कि वो क्वाड को कम करके आंकने की गलती कर रहा है। इस गलती का एहसास होते ही वो आग उगलने लगा और उसने इसे खतरनाक बोल दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद तो नौबत यह आ गई कि चीन को क्वाड के हर कदम से डर लगने लगा है। खुद बाइडेन ने बोला कि शी जिनपिंग को लगता है कि क्वाड उनके खिलाफ है। और शिरडी जा रहे विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया। दिल्ली से शिरडी जा रहे स्पाइस जेट के विमान को खराब मौसम की वजह से मुंबई में उतारा गया, जिसके बाद नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया।
महाराष्ट्र के ठाणे में अधिकारियों ने अवैध रूप से चलाए जा रहे एक बार पर छापा मारा और उससे सील कर दिया। मध्य प्रदेश के रतलाम रेलवे स्टेशन पर पुलिस वाले की सूझबूझ से एक बच्चे की जान बच गई। ट्रेन पकड़ने के दौरान ये बच्ची प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। तभी वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी की नजर उस पर पड़ी और उसने दौड़कर उसे बचा लिया। इस बीच खबर है कि नेटो का सदस्य तुर्की खुलकर पुतिन के साथ खड़ा हो गया और उसने रूस के साथ कारोबार खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की को अपने पाले में करके बिना लड़े ही सैन्य संगठन नेटो के 2 टुकड़े कर दिए। और ये हुआ तुर्की की वजह से, क्योंकि नेटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की और रूस के बीच लंबे वक्त से अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। तुर्की रूस से गैस के साथ हथियार भी खरीदता है, जो नेटो के दूसरे देशों को पसंद नहीं है। दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की पर इस बात का दबाव बनाया गया कि वो रूस से अपने सारे संबंध खत्म कर दे, लेकिन तुर्की ने ऐसा कुछ भी करने से साफ मना कर दिया। उसका साफ कहना है कि इस जंग की वजह से वो पुतिन के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। मतलब ये कि पुतिन ने बिना लड़े ही तुर्की को अपने खेमे में करके नेटो के 2 हिस्से कर दिए। कुछ रोज पहले ही तुर्की ने नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़े स्वीडन और फिनलैंड का विरोध किया था। दोनों देशों पर तुर्की ने आतंकवाद के समर्थन का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होने का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जिसका मतलब ये कि नेटो में रहते हुए तुर्की इसके विस्तार के खिलाफ है, जो रूस के लिए अच्छी खबर है। खबर यह भी है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में सदस्यता के बहाने तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी मंजूरी के बिना फिनलैंड और स्वीडन को इस संगठन में शामिल नहीं कराया जा सकता, जिसके लिए तुर्की का हथियार नेटो का वो नियम है जिसके तहत किसी भी नए सदस्य को जोड़ने के लिए मौजूदा सभी सदस्य देशों की मंजूरी जरूरी है। और फिलहाल 30 देश नेटो के सदस्य हैं, जबकि तुर्की 1952 से ही इस सैन्य संगठन का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका को भी पता है कि स्वीडन और फिनलैंड को रोकने के लिए तुर्की वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए अब तुर्की अपनी सहमति के लिए अमेरिका से इसकी कीमत वसूलने में जुटा है और उसने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़ने का ऐलान कर ये जाहिर भी कर दिया। और इधर भयंकर बाढ़ की चपेट में अब केवल असम नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के कई सारे राज्य कुदरत के क्रोध का सामना करने को मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा मणिपुर पर भी अब बड़ी आफत साफ दिख रही है। जबकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। जबकि आसमान से बादल पहले ही असम में भारी मुसीबत बनकर बरस चुके हैं। खेतों में कुछ दिन पहले तक लहरा रही फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। सड़कें, मैदान, स्कूल, सरकारी दफ्तर या लोगों के घर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिख रहा है। बाढ़ में फंसने वाले लोगों की गिनती लाखों में है। मरने वालों की गिनती भी लगातार बढ़ रही है। लोग पानी के बीच मदद की उम्मीद लगाए अपने ही घरों में कैद हैं। खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ही नहीं बल्कि सेना भी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन रेल लाइनें ठप हैं, सड़कें गायब हैं, मदद पहुंचाने के सारे रास्ते बंद हैं। पूरा असम जैसे किसी समुद्र का हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए राहत और बचाव का ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल बना हुआ है। लेकिन डराने वाली बात यह है कि मौसम विभाग को अभी और बारिश होने का अनुमान है और पहले से ब्रह्मपुत्र नदी का उफान असम के लिए मुसीबत बना हुआ है। जबकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले 7 दिन तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं है और मौसम विभाग केवल 7 दिन का ही अनुमान लगाता है। और अभी जिन 7 दिनों के मौसम की जानकारी दी जा रही है उनमें एक भी दिन ऐसा नहीं है जब बारिश की भविष्यवाणी ना की गई हो। जबकि ये तो केवल मानसून पूर्व बरसात है। मानसून तो आने में अभी काफी वक्त बाकी है और मानसून के आने से पहले ही असम में नदियां लबालब भरी हुई हैं और हालात ये हैं कि सरकार के लिए राज्य में राहत शिविर बनाने के लिए जगह ढूंढना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और कुल 33 जिले ऐसे हैं जहां पर असम में और उनमें 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यह आंकड़ा खुद असम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है और 7 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें 9 लोगों की जान जाने की जानकारी सरकारी एजेंसियों ने दी है और जबकि माना जा रहा है कि ये आंकड़ा इससे काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मुसीबत आने के बाद भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तलाश में सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं और दूसरी तरफ असम के पड़ोसी राज्यों में भी अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से असम में बाढ़ का संकट और भी बड़ा हो सकता है। मेघालय और त्रिपुरा में भी नदियां उफान पर हैं। असम की ही तरह दोनों राज्यों के ऐसे कई हिस्से हैं जहां नदियों का पानी किनारों को काटता हुआ शहरी इलाकों में दाखिल हो चुका है। रेलवे लाइन तो पहले से ठप पड़ी है। ऊपर से आसमान से बरसती आफत मुसीबत को और बढ़ा रही है। त्रिपुरा और मेघालय में खाने पीने से लेकर पेट्रोल और डीजल तक की किल्लत शुरू हो चुकी है। खतरा ये भी है कि जब नदियां पहले से ही लबालब हैं तो मानसून के आने पर क्या होगा। मतलब ये कि मानसून के आने पर बाढ़ दोबारा जिंदगी को पटरी से उतार सकती है।
और इसीलिए त्रिपुरा में जरूरी चीजों का स्टॉक बनाए रखना सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती हो गई है और खासतौर पर पेट्रोल का किफायत से इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। सरकार ने पेट्रोल की बिक्री को भी अब सीमित कर दिया है। खबर है कि त्रिपुरा के पास केवल 8 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है और सिर्फ 5 दिन का डीजल बचा हुआ है। त्रिपुरा का हाल श्रीलंका की तरह तंगहाली वाला नहीं है। राज्य के पास खरीदने के पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुदरत ने राज्य को लाचार कर दिया है और बाढ़ के कारण त्रिपुरा तक पहुंचने के रास्ते सब कुछ ठप हो गए हैं। रेल रूट पूरी तरह से बंद है और अगले कुछ दिनों में खुलने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। वहां पर नियम लागू कर दिया गया है कि मोटरसाइकिल या स्कूटर के लिए केवल 200 रुपए का पेट्रोल मिलेगा और कार के लिए केवल 1000 रुपए का। वहां चावलों का स्टॉक अब 43 दिनों का बचा हुआ है और गेहूं का भंडार केवल 38 दिनों का है। मतलब ये कि अगर ज्यादा लंबे वक्त तक सप्लाई ठप हुई तो खाने के लाले पड़ जाएंगे और इसीलिए सरकार ने अभी से ये सोचना शुरू कर दिया है कि जरूरी चीजें किस रास्ते से त्रिपुरा तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए समुद्री रास्ते को चुने जाने की भी खबर सामने आ रही है और दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट त्रिपुरा के काम आ सकता है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह से त्रिपुरा की दूरी ज्यादा नहीं है और पश्चिम बंगाल के हल्दिया से चलकर जहाज अगर बांग्लादेश की इस चटगांव बंदरगाह पर पहुंचते हैं और वहां से सड़क के रास्ते सामान त्रिपुरा भेजा जाता है तो मुसीबत का हल आराम से निकला जा सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल सबसे ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्यों में मुसीबत कम होने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। पेट्रोल और डीजल की जिस किल्लत पर त्रिपुरा में हंगामा मचा है, वैसा ही हाल मेघालय का भी है। यहाँ तक कि मणिपुर में भी नदियां किनारों को काटती हुई शहरों में दाखिल होने लगी हैं। सरकारी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आ रही है, जहां पर कोठी बाग थाने में आग लग गई है। बड़ी खबर, पूरा स्टेशन आग की लपटों में घिरा हुआ है। श्रीनगर के कोठी बाग थाने में दरअसल ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से धू-धू कर पूरा पुलिस स्टेशन जल रहा है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कोठी बाग का ये पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन में पूरी तरीके से आग लग गई है और धुआं लगातार उठ रहा है। दमकल की गाड़ियों की आवाज भी आप सुन सकते होंगे। सायरन लगातार बज रहे हैं ताकि वहां पर अलर्ट जारी कर दिया जाए और लोग आसपास जो है वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो ऐसे में स्थिति आप देखिए किस तरीके से भयंकर आग लगी है। पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन आग की लपटों में घिरा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर फिलहाल पहुंच गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। जो अंदर लोग फंसे हैं, जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने की कवायद भी लगातार शुरू हो गई है। वहीं खबर है कि अफगानिस्तान के पंशीर प्रांत में तालिबान शासन के खिलाफ नए सिरे से जंग शुरू हो गई। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान को इस इलाके में लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े लड़ाकों ने पंशीर में तालिबान के खिलाफ गिरेला युद्ध छेड़ दिया है, जिसके तहत दुश्मन पर छुपकर हमला किया जाता है। ये हमला अचानक भी होता है और घातक भी, मतलब ऐसा कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। खबर है कि एनआरएफ की अगुवाई अहमद मसूद कर रहे हैं, जो पंशीर के शेर माने जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, जिन्होंने जीते जी तालिबान को कभी पंशीर पर कब्जा नहीं करने दिया था। ये भी पता चला है कि तालिबान के खिलाफ इस अभियान में एनआरएफ को अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगान सेना के पूर्व सैनिकों का भी समर्थन हासिल है। और खबर है कि पंशीर में तालिबान के खिलाफ इस जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब तालिबान ने पंशीर के एक मौलाना को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, जिन्होंने आदेश दिया था कि पंशीर में ईद तालिबान सरकार की तय तारीख पर नहीं बल्कि उसके एक दिन बाद मनाई जाएगी। खबर है कि इस आदेश से बौखलाए तालिबान ने मौलाना की गिरफ्तारी के लिए अपनी सेना भेज दी थी, जिसकी वजह से वहां एक बार फिर जंग छिड़ गई और एनआरएफ ने तालिबान के 20 लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया था। हालांकि उस वक्त तालिबान सरकार ने एनआरएफ के दावों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन खबर है कि इसके बाद से वहां तालिबान के खिलाफ गिरिला युद्ध जारी है। और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की अदालत में एक रूसी सैनिक को उम्र कैद की सजा देने की मांग की गई है। 28 फरवरी को रूसी सैनिक ने सुमई में यूक्रेन के आम नागरिक को सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उस बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। और रूसी सैनिक ने कहा कि उसने अपने अधिकारी के आदेश पर इस घटना को अंजाम दिया था। रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, वहीं भारी संख्या में रूसी सैनिकों की भी मौत हुई है। तो ऐसे में वहां पर अदालत में ये बड़ी कार्रवाई हुई और सैनिक पर बुजुर्ग की हत्या का आरोप लगा है। रूसी सैनिक है जिसको आप देख रहे हैं, जिसको की सजा का ऐलान किया गया है। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ दिल्ली में जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दोपहर तक सुनवाई टाल दी और तब तक निचली अदालत में सुनवाई पर भी रोक लगाने का फैसला लिया। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 1,90,000 मामले सामने आए, जिसके बाद वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आशंका जताई कि अगले कुछ महीनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। यूक्रेन का रूस पर पलटवार लगातार जारी है। वहीं खार्किव में यूक्रेन के सैनिकों ने लैंड माइन्स के जरिए एक रूसी बख्तरबंद गाड़ी को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी सैनिक लैंड माइन्स बिछाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे ही रूसी टैंक लैंड माइन्स के संपर्क में आता है, सैन्य वाहन में ब्लास्ट होता है और आग की लपटों और धुएं में ये घिर जाता है। तस्वीरें आप देखिए, लैंड माइन्स बिछाई गई। पहले ही यूक्रेन की सेना इस टैंक पर घात लगाकर बैठी हुई थी और जैसे ही ये आगे बढ़ा, तुरंत इस पर विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद धू-धू कर ये पूरा टैंक जलने लगता है। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट के पास भीषण आग लगने से लोग दहशत में आ गए। यह आग प्लांट के नजदीक बसे जंगल में लगी, जो कुछ ही देर में 100 एकड़ से भी ज्यादा इलाके में फैल गई, जिसके बाद वहां से आग की कई फीट ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जंगल में लगी आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं इस कदर फैल गया कि ठीक से दिखना भी मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ ही देर में दमकल की कई टीमों को वहां भेज दिया गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के साथ ही जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी वहां से निकालने में मदद की। लेकिन बड़ा खतरा परमाणु प्लांट को लेकर था, जिसे हर हाल में आग की लपटों से बचाना था। बताया गया कि आग एक्सक्लूजन जोन के नजदीक लगी थी, जो चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला वो इलाका है जहां कोई नहीं रहता, क्योंकि प्लांट में 36 साल पहले हुए हादसे के बाद से वहां भयानक रेडिएशन है। ऐसे में दमकल कर्मियों के सामने प्लांट की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी। ये वही परमाणु प्लांट है जिस पर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेन ने इसे रूस से छीन लेने का दावा किया था। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का विरोध किया और वहां पर बाबा विश्वनाथ मार्ग का पोस्टर लगा दिया। औरंगजेब लेन का मार्ग का नाम बदलकर बाबा विश्वनाथ मार्ग करने की डिमांड करने आए हैं। दिल्ली के एम्स में अब 300 रुपए तक की सभी जांच मुफ्त में होंगे। इस बारे में दिल्ली एम्स प्रशासन ने आदेश जारी कर इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ लोगों ने चोरी के शक में एक लड़के की जमकर पिटाई की। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया।